फरीदाबाद में मंत्री हैं अब हरियाणा सरकार में वो, और जो केंद्र में मंत्री है कृष्णपाल गुर्जर वो, इन सबके बीच जो खाई है वो लगातार चौड़ी होती जा रही है। अचानक मन में क्या आई कि नववर्ष का ऐसा आयोजन कर लिया जाए जिसमें कृष्णपाल गुर्जर को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया जाए, बाकी को बुलाया ही न जाए। और गौरव गौतम को भी हमने भाई ठीक है कि आप आओ, पार्टी के आप पलवल के मालिक हो, पलवल के एमएलए हो, मंत्री हो, तो हमें तो कोई एतराज आपसे है नहीं, आप भी आओ। मैं कृष्णपाल गुर्जर हूँ, पतला सा युवक, 1995 की बात, 1985 में, 85 की जी। मैं कहा बहुत अच्छा, आप ये काम करने की मन में है तो मैं आपको हल्के का अध्यक्ष बना देता हूँ। अच्छा, मैंने उनको हल्के का अध्यक्ष बनाया। तो इस तरह 4.5 साल में मैं 7 बार मेरी मंत्री पद की ओथ हुई। मुझे उठा के उन्होंने उठवाया सिक्योरिटी वालों से और मुझे कहा जी आप दिल्ली पहुंचो और आपको मुख्यमंत्री बुला रहे हैं। मैं तो ये समझता हूँ उनको मेरी जरूरत नहीं रही थी, तो मैं तो उनसे कह के आया जी आपको मेरी जरूरत नहीं है और आपको मुझसे इतने ही परेशानी है तो आज के बाद मैं नहीं आऊँगा। मैं हाथ जोड़ के उनसे नमस्ते करी और मैं जाऊँ जी, उनसे पूछ के आया, बोला हाँ जा। और लास्ट सप्ताह में 26वें में मैं ये संकल्प करके आया कि मैं इनके पास अब मिलने कभी नहीं आऊँगा जीवन में, जब तक कि मैं लाल बत्ती गाड़ी में बैठ के ना आऊँ। मैं कहा आप 82 में 1 सीट से मुख्यमंत्री पद से रह गए थे। अच्छा, और वो मेरी सीट थी, तो बाल तो बचे लेकिन टिकट मिल गई ना। इस तरह टिकट लेकर के आए आप? तो छोटा सा मुझे छोड़ने आए 20 कदम। अच्छा अच्छा। तो मुझे पूछ लगे कहाँ जा रहे हो? वो चंडीगढ़ जा रहा हूँ जी। बोले ठीक है जाओ। मैंने एक लाइन बोल दी, मैं कहा निश्चिंत होकर जाऊं। मैंने 5 दिन में 503 या 4 फोन किए जी जी, और 35 गांव में लगभग गया। प्यारे दोस्तों, शादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, बिल्कुल अनौपचारिक बात होगी और हमारे साथ खास मेहमान है सुभाष कत्याल। हरियाणा के 7 बार मंत्री रहे हैं, 4 मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया है, जाने माने राजनीतिज्ञ हैं। इनका परिचय सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है, सब जानते हैं इनको। हरियाणा की राजनीति में जो लोग सक्रिय हैं और आम लोग भी इनको जानते हैं, आम लोगों से जुड़े हुए हैं फरीदाबाद। दोस्तों, आपको यही बता दें कि आज 8 फरवरी को कत्याल साहब रेवाड़ी आए एक पारिवारिक कार्यक्रम में। और पारिवारिक कार्यक्रम क्या, पार्टी के कार्यकर्ताओं से इनका लगाव है। रामपाल यादव के यहाँ कुआं पूजन समारोह था, वहाँ पर ये पहुँचे थे। इन्होंने हमसे संपर्क किया, हम वहाँ इनको लेने गए हैं और वहाँ से इनको लेकर के आए अपने स्टूडियो में। आप इनका कनेक्टिविटी का देख सकते हो, कितनी कनेक्टिविटी है। कुआं पूजन समारोह में पहुँचे हैं, महेश वैद्य को फ़ोन किया है, पुराने साथियों को फ़ोन किया है। तो ये इनकी जो कनेक्टिविटी है, जिसके आधार पर ही मैंने बताया कि ये 7 बार जो है इन्होंने शपथ ली मंत्री की, तो इनकी कनेक्टिविटी है। लोकसभा क्षेत्र का ऐसा विधानसभा क्षेत्र कोई भी होगा जहाँ इनकी चर्चा नहीं होती हो, इनकी बात नहीं होती हो। और हाल ही में जो इनकी चर्चा ज़्यादा हुई वो इस वजह से हुई कि इनके बेटे और इन्होंने मिलकर के कृष्णपाल गुर्जर का 9 वर्ष पर जो अभिनंदन किया था, काफ़ी भीड़ जुटी थी, उसे लेकर के भी इनकी काफ़ी चर्चा हुई थी। और हम इनसे कई मुद्दों पर बात करेंगे, विशेष रूप से फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र की जो राजनीति चल रही है। ऐसा लग रहा है कि गुरुग्राम जिले में जो हो रहा है, गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र में जो हो रहा है, कुछ वैसा ही फरीदाबाद में हो रहा है। तो बारीकी से जो ये समीक्षा कर पाएंगे, शायद हम उतनी बारीकी से समीक्षा नहीं कर पाए, तो इसलिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है सुभाष कत्याल जी को। कत्याल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। एनजेपी हरियाणा के श्रोतागण और दर्शकों को बहुत बहुत प्रणाम मेरी तरफ से, शुभकामनाएं। हम तो जी जी, आपने मुझे अवसर दिया है 2 शब्द कहने का, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। अब तो सीधे सीधे मुद्दे पर आते हैं। फरीदाबाद में हो क्या रहा है? 9 वर्ष समाप्ति की ओर था, जब 9 वर्ष की शुभारंभ थी, 9 वर्ष आने वाला था और 2025 बीतने वाला था। उसी दौर में फरीदाबाद से कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई कि बहुत सारी जो फरीदाबाद में मंत्री हैं अब हरियाणा सरकार में वो, और जो केंद्र में मंत्री है कृष्णपाल गुर्जर वो, इन सबके बीच जो खाई है वो लगातार चौड़ी होती जा रही है। इसे लेकर के आपसे ज़्यादा बढ़िया कौन बता सकता है, ऐसी किस वजह से हो रहा है? तो वैसे जी कोई खाई चौड़ी नहीं हो रही जी, अपना अपना काम कर रहे हैं। वो केंद्रीय मंत्री हैं, उनके जिम्मे जो सारे देश का भी अपने महकमे का सहकारिता मंत्रालय काम है, और फरीदाबाद के तो सांसद ही हैं, तो वहाँ की भी कोशिश कर रहे हैं वो। और जो हमारे मंत्री हैं फरीदाबाद में और पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 मंत्री हैं, एक कैबिनेट मिनिस्टर हैं विपुल गोयल जी, और 2 राज्य मंत्री हैं, एक राजेश नागर जी और गौरव गौतम जी। तो कोई क्लेश नहीं किसी तरह का भी।
अंत में वो समझेंगे पार्टी की बाध्यताओं को भी और अपने कर्तव्यों का भी निर्वहन करेंगे। तो ऐसी कोई खाई वाली बात नहीं है। पार्टी को मजबूत करने के लिए कोशिश। आपकी बात बड़ी करते हैं, खाई वाली बात नहीं है। तो आप सुभाष कत्याल जी और उनके बेटे राजीव कत्याल जी के अचानक मन में क्या आई कि नववर्ष का ऐसा आयोजन कर लिया जाए जिसमें कृष्णपाल गुर्जर को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया जाए, बाकी को बुलाया ही न जाए? देखो, नहीं, ऐसा है कि काफी एक साल से हम दिमाग में थी बात कि कृष्णपाल जी का कार्यक्रम करें। एक दो बार मेरी उनसे बात भी हुई तो उन्होंने कहा भाई मैं आपको टाइम दे दूंगा। फिर एक बार राजीव कत्याल ने भी कहा उनसे, बेटा है मेरा राजीव कत्याल, जी जी। पार्टी का अच्छा वर्कर है, पहले उपाध्यक्ष रहा है डिस्ट्रिक्ट का 2 बार पलवल का, और सीनियर लीडिंग लॉयर भी है वो। ये जो नववर्ष का जो सम्मेलन हुआ, इसके पीछे तो राजीव की ही सोच बताई जा रही है। मैं बता रहा हूँ कि राजीव ने भी बात की कृष्णपाल जी से और उन्होंने कहा कि बेटे मैं टाइम जल्दी दूंगा। तो अभी फिर वो बाई चांस ऐसा हुआ कि नववर्ष के मौके पर वो गए और उनको कितने तारीख का था आयोजन? 18 जनवरी का। 18 जनवरी। तो पहले 15 दिन का समझो, 18 दिन के बीच में ही वो हो गया प्रोग्राम। जी जी। नववर्ष मिलन समारोह रैली थी वो। जी जी। तो उसमें राजीव ने कत्याल ने टाइम लिया। पहले वो टाइम पंजाबी धर्मशाला का था, फिर बाद में वो हमने जब मेहनत शुरू कर दी फिर उन्होंने थोड़ा सुझाव दिया पहले राजमंडी में कर लेते। मेरे बहुत अच्छा है जी, राजमंडी में लगभग 10,000 की भीड़ अनुमानित जो मैं महसूस करता हूँ जी जी वो हुई। उसमें हमने कृष्णपाल जी तो मुख्य अतिथि थे ही, और गौरव गौतम को भी हमने, भाई ठीक है कि आप आओ, पार्टी के आप पलवल के मालिक हो, पलवल के एमएलए हो, मंत्री हो, तो हमें तो कोई एतराज आपसे है नहीं, आप भी आओ। जी जी। अब बाकी वो कोई व्यवस्था होगी उनकी, आप भी आओ। उनकी कोई व्यवस्था होगी, वो नहीं आ पाए होंगे, हो सकता है। लेकिन पार्टी को मजबूत करने के लिए हम भी कोशिश कर रहे हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं। पार्टी की तरफ से पार्टी को स्टैंड करने में, पार्टी को आगे बढ़ाने में हमारा सबका रोल है और उसको हम निभा रहे हैं। हम कृष्णपाल गुर्जर की भूमिका को लेकर के बात करते हैं। कृष्णपाल गुर्जर का फरीदाबाद की राजनीति में उदय कैसे हुआ, क्यों हुआ, एक लंबी सी कहानी है, कम शब्दों में आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। जानना चाहेंगे हमारे दर्शक भी कि भाई वहां जो वटवृक्ष की भूमिका में कृष्णपाल गुर्जर जो इस समय देखे जा रहे हैं, जैसे गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र में राव इंद्रजीत को नहीं देखा जा रहा है, ठीक है। यहाँ जो राजनीति है आपको पता ही है कि यहाँ एंटी राव इंद्रजीत और प्रो राव इंद्रजीत 2 ध्रुवीय राजनीति है। ऐसा ही कुछ कुछ फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में होता जा रहा है। एक तरफ कृष्णपाल गुर्जर है तो एक प्रो गुर्जर और एक एंटी गुर्जर। इस राजनीति, देखो वह जी बात ऐसी है कि 1985 में जी मैं भाजपा लोकदल का जी जी कार्यकारी अध्यक्ष था जिले फरीदाबाद का। जी जी। तो लोकदल के कार्यकारी अध्यक्ष था मैं। संघर्ष समिति जो लोकदल, अच्छा, जो ज्वाइंट लोकदल और भाजपा की बनी थी, उसका मैं कार्यकारी अध्यक्ष था। जी जी। तो मैंने एक एनकॉन फैक्ट्री पे कोई प्रदर्शन करवाया था। जी जी। फरीदाबाद 28 सेक्टर के पास है वो, और वहीं पर कृष्णपाल जी का घर है। जी जी। तो मैं तो उनको जानता नहीं था। जी जी। वो मेरे पास मिलने आए जी कि कत्याल साहब, मैं कृष्णपाल गुर्जर हूँ, पतला सा युवक। 1995 की बात? 1985 की। पतला सा युवक, छरेरे बदन का, बिल्कुल लाइट वेट। मैंने कहा भैया कहाँ के रहने वाले हो आप? बोले बेवड़ा राजपुर का हूँ। मेरे फादर जेलदार थे। मेरे लिए क्या आदेश है? बोले मुझे भी आगे बढ़ाओ। अच्छा जी। मैं कहा बहुत अच्छा, आपके काम करने की मन में है तो मैं आपको हल्के का अध्यक्ष बना देता हूँ। अच्छा। मैंने उनको हल्के का अध्यक्ष बनाया बेवड़ा राजपुर क्षेत्र का। जी। तो पहला तो उनकी असाइनमेंट थी, जो वहां से गुर्जर की राजनीति शुरू हुई। लोकदल में ही थे उस वक्त। जी। फिर वो पार्षद का इलेक्शन लड़े। जी। फिर उसके बाद वो भाजपा ज्वाइन की उन्होंने। जी। मैं तो जो मंत्री था तो मैंने तब भी उनको कहा था कि भाई मेरे लायक कोई काम हुआ करे आप बता दिया करो भाई। जी जी। मैं जिलाध्यक्ष रहा हूँ, आप मेरे हल्के अध्यक्ष रहे हो। जी जी। तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आपकी मदद करूँ। जी जी। खैर वो उन्होंने फिर भाजपा ज्वाइन कर ली और वो मंत्री एमएलए बन गए। आप लोकदल में रहे? मैं लोकदल में रहा, वो मंत्री भाजपा में मंत्री बन गए भाजपा सरकार में। जी जी। उसके बाद उनका भाग्य था, उनकी मेहनत थी, उन्होंने लोगों में मिलना जुलना था, आना जाना था। जैसे मैंने पलवल में राजनीति को गरीबों के घर तक पहुंचाया था। जी जी।
क्योंकि मुझसे पहले जो कांग्रेस के नेता होते थे जी। वो तो चौपाल में बैठ जाते थे, वहाँ सरपंच बुला लिया, कोई जेलदार बुला लिया, कोई नंबरदार बुला लिए और फैसला कर देते थे भाई वोट इनको देनी है। चंद लोगों की वो थी चंद राजनीति उस समय। मैंने राजनीति को वैद्य जी एक आम आदमी के घर तक, किसान, मजदूर, पिछड़े वर्ग के, गरीब, हरिजन, सबके घरों में जाना, दुख में सुख में, तो मैंने राजनीति को वहां तक पहुंचा दिया। मैं एमएलए बनने से पहले हर घर में 20-20 बार जा चुका था, कम से कम पल्लू क्षेत्र के में। इतना ज्यादा रूट लेवल पे जनसंपर्क था। तो उससे मुझे आगे, और कृष्णपाल जी ने उसी तरह शुरू किया फरीदाबाद में, सेम तरीका, और उनको सफलता मिली। मालिक ने उन पर हाथ रखा और अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से, अपना उनका भाग्य था, वो पहले एमएलए बने, फिर मंत्री बने, फिर सांसद बने, फिर केंद्रीय मंत्री बने। तो स्वागत है उनका, और वो मेहनत कर रहे हैं, तो इसमें किसी को क्यों जलन हो? भाई पार्टी के लिए वो भी काम कर रहे हैं, हम भी करें, और मंत्री हैं वो भी करें, किसी को क्या लड़ाई किसी से? जी। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और जो मंत्री हरियाणा सरकार में हैं वो भी हमारे हैं, हमारे बच्चों जैसे हैं, हमें उनसे कोई परेशानी नहीं किस तरह की भी। हम तो ये कहते हैं हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, खुशी की बात है। कृष्णपाल जी भी ये समझते हैं। अब पता नहीं कोई जो पैसे कोई बात को उठा देता हो तो मैं नहीं समझता, लेकिन किसी में कोई फर्क वाली बात है नहीं। अच्छा, एक बात है, तो ये जो सुनते हैं हम, जो सुनने में आ रहा है, आपको ज्यादा जानकारी इसकी, आप ज्यादा अच्छे तरीके से बता पाएंगे। कह रहे गौरव गौतम हुए या दूसरे कई नेता हुए, कृष्णपाल गुर्जर ही इनको राजनीति में लेकर के आए थे आगे। मैं बताऊंगा, मैं गलत हूं तो आप नहीं, मुझे बिल्कुल गलत ठीक है, बताओ। गौरव गौतम जी सांसद प्रतिनिधि थे 2014 में कृष्णपाल जी के। अच्छा। तो नजदीक होंगे जो भी तो बनाया, वरना क्यों बनाते हैं? जी जी। विपिन गोयल जी को टिकट दिलवाने में मेन जो योगदान था वो कृष्णपाल जी का था। अगर उनके नजदीक नहीं होता कभी तो घी खिचड़ी थी ये सब। मैं वही कह रहा हूँ, जी जी। राजेश नागर की टिकट उन्होंने दिलवाई। जी जी। अब पता नहीं क्यों किसी को परेशानी है, उनको भी है, किसी को मेरे ख्याल तो नहीं होनी चाहिए, है तो दूर कर लेनी चाहिए। तो बाकी मैंने कृष्णपाल जी से बात की कई बार, उनका मुझे तो कोई लड़ाई है नहीं किसी, मुझे उनसे कोई गिला भी नहीं है, तो मुझसे तो यूं कहा उन्होंने, अपनी मस्ती में मस्त। ठीक है। बाकी मैं फिर भी ये कहता हूँ वो हरियाणा के निर्माण में कोशिश कर रहे हैं, और कृष्णपाल जी देश के निर्माण में, भारत को विश्व गुरु बनाने में, विश्व में सर्वोच्च बनाने में जो मोदी जी का संकल्प है वो उसमें जुटे हुए हैं। तो राज्य वाले राज्य का काम कर रहे हैं। हाँ, राज्य वाले राज्य काम कर रहे हैं, देश वाला देश काम कर रहा है। लेकिन ये राज्य और देश के बीच एक तीसरी सरकार भी है, नगर निगम की। ये मूंछों की लड़ाई में अटकी पड़ी है। सुनते हैं कृष्णपाल गुर्जर सीनियर और डिप्टी सीनियर मेयर की जो लड़ाई है, कई बार समझने में फर्क पड़ जाता है, कई बार वक्त ऐसा होता है वो। बाकी पार्टी में कोई क्लेश नहीं है, पार्टी में कोई लड़ाई नहीं है, बस थोड़ा सा कोई वक्त का फर्क है, महीने 20 दिन में ठीक हो लेगा, नहीं बता रहा हूँ आपको। अच्छा, कत्याल साहब की राजनीति के बारे में बात करते हैं। कत्याल साहब ने 4 मुख्यमंत्रियों के साथ, मेरे ख्याल से गलत नहीं हूं तो, काम किया होगा। किन किन के साथ आप नाम भी बताएंगे और फिर उसके बाद में हम चर्चा करें किन किन के साथ आपने काम किया। मैं 18 जून 1987 को एमएलए बना जी। इलेक्शन था, 19 को रिजल्ट आया, 19 जून को सुबह। जी जी। और 11 अगस्त को उसी साल में 87 में ही मैं राज्य मंत्री लेबर वेलफेयर डिपार्टमेंट, उसमें सॉरी श्रम रोजगार मंत्रालय मुझे दिया गया, स्वतंत्र प्रभार। जी जी। 11 अगस्त 87 को चौधरी देवीलाल जी मुख्यमंत्री थे जी। उसके बाद दोबारा मेरी ओथ हुई 16 जनवरी 88 को, तब भी चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री थे जी। उसके बाद 30 मार्च 1989 को बड़ा याददाश्त मैं कैबिनेट मंत्री बना जी। और उसी दिन उसी कैबिनेट में डॉक्टर मंगल सेन जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने। अच्छा अच्छा अच्छा। 5 बार है 89 को मैं ओम प्रकाश चौटाला जी के नेतृत्व में, जो चौधरी देवीलाल जी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन गए जी जी, तब ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री बने, और मैं उनके लोकल गवर्नमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, 3 विभाग थे ये मुझ पर रहे। उसके बाद बी डी गुप्ता जी बने, ओम प्रकाश चौटाला जी को 23 अप्रैल 1990 को। तो उनके मंत्रिमंडल में मेरे पास डिपार्टमेंट यही लोकल गवर्नमेंट, साइंस टेक्नोलॉजी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस और लेबर एम्प्लॉयमेंट दोबारा जी जी, ये सारे विभाग रहे। उसके बाद 17 जुलाई को हुकम सिंह जी चीफ मिनिस्टर बने, चौधरी हुकम सिंह।
उनके मंत्रालय, उनके डिपार्टमेंट, उनके चीफ मिनिस्टरशिप में मैं पंचायत, डेवलपमेंट पंचायत मंत्री रहा जी। और लास्ट 23 मार्च 1991 को मैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला दोबारा चीफ मिनिस्टर बने और मैं टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर बना जी जी। और 6 अप्रैल 91 को सरकार टूट गई, यानी सरकार डिसॉल्व हुई और दोबारा इलेक्शन की घोषणा हुई। तो इस तरह पौने 4 साल में मैं 7 बार मेरी मंत्री पद की वोट हुई, 2 बार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की और 5 बार कैबिनेट मंत्री की जी। तो इस तरह में। कत्याल साहब, आपके पास तो यादों का खजाना होगा। हुकम सिंह जी के बारे में ऐसा सुनते हैं, डमी चीफ मिनिस्टर, आप काम किया था उनके साथ, ऐसी कोई बात नहीं है। वास्तव में क्या बिल्कुल डमी थे, छाया की तरह शासन ओम प्रकाश चौटाला ही चला रहे थे? देखो मैं बताऊंगा आपको, बात ऐसी है, देखो शक्ति तो सारी देवीलाल परिवार की थी, चौटाला साहब की देवीलाल की थी, इसमें तो हमें मानने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। और मुख्यमंत्री उनको बनाया था चौधरी हुकम सिंह जी को, तो नेचुरली थोड़ा बहुत तो जो प्रभाव में जो, हाँ, जिन्होंने बनाया, देखो जो पार्टी का बेस जिनका है वो तो लोकदल में बेस देवीलाल जी का और चौटाला साहब का था। हम तो उनके वर्कर थे, देवीलाल और हुकम सिंह जी वर्कर थे उनके। जी जी। अच्छा, मुझे भी मुख्यमंत्री बनाने के लिए बुला लिया था। अच्छा। हाँ, जब बीडी गुप्ता जी बने तो मुझे तत्कालीन जो ओएसडी थे RS चौधरी जी, उन्होंने बुलाया था। वो मुझे घर आए कहने के लिए और मैं तो सो रहा था, सुबह 5 बजे मुझे उठा के उन्होंने उठवाया सिक्योरिटी वालों से और मुझे कहा जी आप दिल्ली पहुंचो और आपको मुख्यमंत्री बुला रहे हैं। मैं बड़ा हैरान था, भाई मुझे क्यों बुलाएंगे? बोले नहीं, आप जाओ, आप चिंता मत करो, आपको मुख्यमंत्री बना रहे हैं। मैं वहां पर आया दिल्ली, मुझे 2 मंत्रियों ने बधाई भी दी कि आपको मुख्यमंत्री बना रहे हैं। फिर पता नहीं क्या पार्टी को इंटेल एसोसिएशन बदली, क्या हुआ, फिर वो बीडी गुप्ता जी को मुख्यमंत्री बना दिया, हम फिर वापस आ गए। तो हमें कोई निराशा जब थी ना कोई निराशा आज। बनारसी दास गुप्ता जी का भी थोड़ा ही कार्यकाल रहा। हाँ, 1.5 महीने रहा। हाँ, तो उसमें कोई छाप छोड़ने जैसी बात नहीं थी। लेकिन ओम प्रकाश चौटाला के साथ आपने काम किया, चौधरी देवीलाल के साथ काम किया। पिता पुत्र की जो राजनीतिक दिशा थी, राजनीतिक सोच थी, चिंतन था, उसमें कोई बदलाव आपने देखा होगा, वो आपकी एक याद हम जरूर जानना। मैं बताता हूँ जी, देवीलाल जी मास वर्कर थे जी। उनकी आदत थी, मुख्यमंत्री थे उस वक्त भी और जब नहीं थे उस वक्त भी जी। किसी गांव से उनकी गाड़ी जा रही है, 10 आदमी बैठे हुए, गाड़ी रोक देते थे। अच्छा। उनसे बात करते थे, उनसे हालचाल पूछते थे। वही आदत ओम प्रकाश चौटाला की थी और वही आदत सुभाष कत्याल की है। जी जी। आज भी मैं कुछ नहीं हूँ, तब भी मैं रोज 10-5 गांव में जाता हूँ, शहर में जाता हूँ, जहाँ 10 आदमी मुझे बैठ दिख जाते हैं, मेरे ड्राइवर को इंस्ट्रक्शन है गाड़ी रोक दिया कर। जी जी। तो गाड़ी रोकता था, मैं हालचाल पूछता हूँ, उनको कहता हूँ काम पड़े मेरे पास आना, मैं उनकी मदद करता हूँ जी। और एक खास बात जो और किसी में नहीं है, मैं वो बताऊंगा आपको जी। आम आदमी जो मेरे पास आता है, मैं उनके फ़ोन करता हूँ और फ़ोन करके परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ भगवान इनका काम करवाना। ये कोई और नेता नहीं करता। मतलब ये रहती इच्छा कि इनका काम हो जाए। हाँ, मैं पहले संबंधित अधिकारी को फ़ोन करके फिर प्रभु से प्रार्थना करता हूँ अपने मन में काम हो जाए, कि इनके मालिक काम कराना इनका। मैंने फ़ोन किया इनके लिए, आपने काम करवाना। तो कत्याल साहब, एक जो बात मन में है, देवीलाल परिवार के साथ, ओम प्रकाश चौटाला परिवार के साथ, फिर उनके परिवार की वजह से जो चीफ मिनिस्टर बने उनके साथ काम किया, फिर अचानक ऐसा क्या मन में आया कि भारतीय जनता पार्टी के? नहीं, वो ऐसा था कि शायद उनको मेरी जरूरत नहीं रही जी। मैंने 9 साल इंतजार भी किया, लेकिन मैं तो ये समझता हूँ उनको मेरी जरूरत नहीं रही थी। तो मैं तो उनसे कह के आया जी आपको मेरी जरूरत नहीं है और आपको मुझसे इतने ही परेशानी है तो आज के बाद मैं नहीं आऊँगा। मैं हाथ जोड़ के उनसे नमस्ते करी और मैं जाऊँ जी, उनसे पूछ के आया। बोले हाँ जा। उनसे ये कहा, मैं आ गया, फिर पार्टी छोड़ दी। ओम प्रकाश चौटाला जी? हाँ जी। और उसके बाद पार्टी छोड़ी, फिर भारतीय जनता पार्टी? वरना मैं ये पार्टी मैंने अपने आप नहीं छोड़ी जी जी। पार्टी मुझे उन्होंने, मतलब ये है कि थोड़ा सा ये डिसीजन लेने के लिए मजबूर सा कर दिया। जी जी जी। तो सुभाष कत्याल जी ने अभी एक प्रदर्शन की बात की, अपनी शुरुआत की। आपकी राजनीति की शुरुआत वही थी, उससे पहले थी? कब हुई आपकी राजनीति की शुरुआत, कब हुई? देखो मैं 1972 से फुल टाइमर था जी, जब मैं 24 साल का था जी। ऑल्दो वैसे तो मैं 68 में मैंने BA पास की जी, और चंडीगढ़ में मैं MA पार्ट 1 में था जी,
और मैं वहाँ वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ गया, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में मैंने एमए की थी। तो एमए पार्ट 1 से वाइस प्रेसिडेंट ही बनना था, जी जी, प्रेसिडेंट बनना था एमए पार्ट 2 से, और जनरल सेक्रेटरी बनना था ऑनर्स वाले बच्चों में से। अच्छा अच्छा, तो तीनों का जॉइंट इलेक्शन होता था जी। तो मैं 68 में वहाँ गया। अच्छा, मेरे मन में तो 67 में इलेक्शन लड़ने की भी थी जब मैं बीए में था। अच्छा, विधानसभा चुनाव लड़ने की? नहीं पहले अच्छा, कॉलेज में। अच्छा, कॉलेज का चुनाव लड़ने तो हमारे एक मित्र थे, वो कहने लगा मुझे लड़ लेंगे इस बार। मुझसे छोटे थे 3 महीने। मैं कहा यार तू छोटा भाई है मेरा, चल तू लड़ ले भाई। तो लेकिन मेरे मन में थी लड़ने की, तो मेरी वो जिज्ञासा जाके वहाँ पूरी हुई एमए पार्ट 1 में यूनिवर्सिटी में चंडीगढ़ में, और मैं 3 वोट से जीत गया, सिंगल हैंडेड। वो पहला चुनाव पहला रहा, चुनाव था छात्र राजनीति। और एमए पार्ट 2 में मैं 3 वोट से हार गया प्रेसिडेंट के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, तो काम तो शुरू हो गया था। हाँ, उसको जिज्ञासा तो भीतर से जाग और गई। फिर मैं आके मैंने थोड़ी नौकरी कोशिश भी की जी। नौकरी मुझे मिल नहीं रही थी। मैंने कई रिश्तेदारों से भी बात भी की जी। एक मैं अपने हमारे रिश्तेदार थे, उनके आईएएस अफसर थे वो जी। मैं उनके पास 6 महीने गया, हर शुक्रवार को जाता था। और वो किसी एटलस साइकिल्स में मैंने मैनेजमेंट ट्रेनिंग का इंटरव्यू दिया था। तो भी कुछ सिफारिश लग जाएगी, तो मैं समझता था जैसे और लोग समझते हैं भाई सिफारिश से ही लगेगा, मैंने तो लगने नहीं है। तो मैंने उनसे कहा आज भाई उसके मालिक से आप कैसे, मतलब मेरे दोस्त है वो, तो मैं 26 हफ्ता गया उनके पास। अच्छा अच्छा। और लास्ट सप्ताह में 26वें में मैं ये संकल्प करके आया कि मैं इनके पास अब मिलने कभी नहीं आऊंगा जीवन में, जब तक कि मैं लाल बत्ती गाड़ी में बैठ के ना आऊं। ये संकल्प करके गए, बहुत बड़ी बात थी जो। तो वो लाल बत्ती में बैठने का संकल्प फिर पूरा हुआ, बहुत बड़ी बात। फिर मुझे वो 1988 में मिले। अच्छा अच्छा अच्छा। गुड़गांव में मैं उद्घाटन किया मैंने हाउसफुल कॉलोनी का। जी जी। वो सामने बैठे हुए थे, हमारे चाचा जी लगते थे वो। जब वो मैं उनको भाषण दे देते पहचान रहा था मैं वो ही है। तो भाई वो मेरे पास आए कि मंत्री जी मुझे तो मिलना, आपने पहचाना? वो चाचा जी आपने मुझे मंत्री बनवा दिया, आपको कैसे नहीं पहचानूंगा? इतना बड़ा काम कर दिया मेरे लिए। आपके दफ्तर से जब मैं आया था मैंने संकल्प लिया था कि आपसे जब मिलूंगा लाल बत्ती गाड़ी में मिलूंगा, ये तो नहीं मिलूंगा आपसे। बड़ी बात है। उनको भी एहसास हुआ होगा अपने भूल हुई उनसे जो। प्रभु ने वो मुझे कोई गिला नहीं था उनसे। जी जी। यही होना था, यही होना था जो। इस मैं गिला नहीं करता किसी से। जी जी। अच्छा, मैंने एसडी कॉलेज में लेक्चर के लिए इंटरव्यू दिया जी। तो मैं उस कॉलेज का प्रोडक्ट था। और जो दूसरा लड़का लगा वो भी सुभाष था, बाय द वे। वो गुड़गांव के थे। जी जी। तो उन्होंने उसको ले लिया, मुझे नहीं लिया। तो उस दिन तो मुझे लगा था थोड़ी देर के लिए शायद मुझे क्यों नहीं लिया, मुझे कॉलेज का मुझे लेना चाहिए था। लेकिन मुझे बाद में लगा कि नहीं, भगवान ने मुझे किसी और चीज के लिए बनाया है। तो मैं गिला लगा, हाँ मैं तो बना ही इसी चीज के लिए थे, बाद में बना। तो मैं जो प्रिंसिपल थे जो उस वक्त, फिर बाद में मैंने उनसे कहा तो प्रिंसिपल साहब मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, आपने मेरा सिलेक्शन नहीं किया था, मैं बनाई मंत्री बनने के लिए था, इसलिए आपसे कोई गिला नहीं है मेरा। दो को बहुत बड़े बड़े उदाहरण आपके सामने आए जो। सच्चाई है। जी जी। मैं कोई बात छुपाता नहीं हूँ। अब थोड़ा सा डेवलपमेंट की बात करते हैं। फरीदाबाद के डेवलपमेंट की चर्चा ना करें तो ठीक नहीं रहेगी। बहुत बढ़िया। अभी 2 मुद्दों पर जब पिछली बार हम बैठे थे तो चर्चा हुई थी कि मेट्रो के विस्तार की, और दूसरा अभी जो खबरें आती है मानसून में विशेष रूप से फरीदाबाद में जाम की। अभी भी एक वीडियो वायरल हो रही थी, विधायक आपके जाम खुलवा रहे हैं, 2-2 किलोमीटर लंबा जाम है। 11 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, फरीदाबाद में जाम है, फरीदाबाद में कचरा प्रबंधन जो है अभी बंधवाड़ी आता है, उसका मुद्दा उठता है। मेट्रो का पिलर का जो कांग्रेस सरकार जहां छोड़ के गई थी, कांग्रेस सरकार जहां मेट्रो को छोड़ के गई थी, उससे आगे विस्तार नहीं हुआ। आप इन बातों को खंडन कर दीजिए, पूरा कर दीजिए। आप देखो मैं बताऊंगा आपको, ऐसा है वैद जी। जी। बल्लभगढ़ तो मेट्रो भाजपा के टाइम में पूरी हुई है। अच्छा, बल्लभगढ़। हाँ, बल्लभगढ़ तो मेट्रो हुई है भाजपा के टाइम में। शुरुआत उन्होंने की थी लेकिन पूरी तो इन्होंने नहीं कर पाई, हमारी पार्टी नहीं कराई। हम मान लेते हैं। अच्छा, नया पिलर बल्लभगढ़ के आगे। अब बल्लभगढ़ से आगे शायद मेरे ख्याल में ये शुगर मिल तक मेट्रो आएगी जी। उसके लिए सारा काम सर्वे वर्वे सब पूरा हो गया है, तो किसी भी दिन शुरू हो जाए। अच्छा, शुरू हो जाए। हाँ, मतलब शुरू होने वाला ही है। जी जी। मैं जो मेरे जो सोर्सेस काम कर रहे हैं मैं बताऊं जैसे, वो जल्दी मेट्रो काम शुरू होने वाला है और अंततः जाएगी तो होटल तक भी। जी जी। ये भाजपा सरकार में ही होटल तक जाएगी। जी।
तब तक भाजपा सरकार ही रहेगी, जब तक भाजपा सरकार ही रहेगी हाँ, जब। जब तक ये होटल तक नहीं पहुंचे तो भाजपा सरकार रहेगी। मैं ये मेरा वैसे तो बाल बाल बचे हो आप 2024 के नहीं, चुनाव कोई में। बात नहीं, बाल बाल बच गए ना। बच गए थे। हाँ, देखो ऐसा है, जी। मैं बताऊं आपको, मुझे चौधरी देवीलाल जी ने दिसंबर 86 में ये कह दिया जी कि जी आपको टिकट दे दी, अब काम शुरू कर दो। इलेक्शन 87 में थे जी। 17 जून 87 को इलेक्शन थे जी। 18 को रिजल्ट आया था। सो यहाँ मैं पहले वो नहीं बता गया, मैं 18 को रिजल्ट आया था। जी जी। लेकिन जब टिकटें मिली तो मुझे टिकट नहीं मिल रही थी, और मैं चौधरी देवीलाल के पास गया, बोले जी आपको टिकट तो नहीं दे रहे मुझे, आपने तो मुझसे कहा था टिकट दे रहे हैं। बोले भाई बात बन नहीं गई, मजबूरी आ गई कोई। मैं जीत सकता हूँ क्या? नहीं, पहले मैंने कहा कि मैं जाऊं, बोले हाँ जा। मैंने मन में सोचा यार ये 5 साल का अरसा है, ये ऐसे कैसे आएगा, तो ऐसे कैसे चला जाऊं। फिर मैंने दोबारा जोश से बात की, मैं कहा क्या मैं जीत सकता हूँ? तो 100% जीतेगा, और जिसको टिकट दे रहे हैं वो तो हारेगा। मैं कहा आप 82 में 1 सीट से मुख्यमंत्री पद से रह गए थे। अच्छा। और वो मेरी सीट थी। अच्छा, आपने ये बात बोली उनको? मैंने उनको ये कहा जी 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 कि 1982 में मेरी टिकट कटी थी, और मुझे आज़ाद लड़ने का लोगों ने मजबूर कर दिया, मेरा फार्म नहीं खींचने दिया, जबरदस्ती लड़ा दिया, और मैं नंबर 2 पे आया। 15,232 वोट आए मेरे, मैं नंबर 2 पे था, कांग्रेस जीत गई। जी जी। उस 1 सीट से कांग्रेस सरकार बन गई। और इस बार ऐसा हो गया, फिर क्या करोगे? जगा दिया आपने भीतर तक। बस 3 बजे टिकट ले जाना। तो बाल बाल तो बचे, लेकिन टिकट मिल गई ना। इस तरह टिकट लेकर के आए आप? ये चौधरी देवीलाल जी की मानता थी। चुनाव जीत गए? हाँ, मैं 15,000 वोट, मैं कह के आया कि 15,000 जीतूंगा, और 14,602 वोट से जीता। मैं ऐसा हुआ कि जो मुझे टिकट मिल गई 3 बजे, जी जी, उनकी मानता थी देवीलाल जी, उस वक्त मुझसे वो प्यार करते थे। लेकिन ये तो था तर्क जो आपने दिया वो कहीं उनके गले उतर गया। मैंने कहा कि चौधरी साहब टिकट तो आपने दे दी, मतलब क्यों खड़े हो? 82 में कट गई थी जी। बोले इस बार टिकट छोटा साहब ने जवाब दिया कि छोटा ने टिकट दी है और देवीलाल टिकट दी है, जीत के आओ। 15,000 जीत के आऊंगा जी। थोड़ी आशंका थी आपको कट ना जाए दोबारा। हाँ, दी हुई भी। तो फिर उन्होंने पूछा आप जीत के आओ, कहा। मैं कहा जी 15,000 जीत के आऊंगा। 14,602 वोट जीता। बहुत सही आकलन रहा। अच्छा, फिर ऐसा हुआ कुदरती, मैं जब सरकार बन गई तो देवीलाल जी बन गए चीफ मिनिस्टर जी। वो बीमार हो गए, तो मेरे ख्याल में यहाँ इरबन हॉस्पिटल के जो था पहले, उस अब शायद जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल उसका नाम है जी जी, तो वहाँ मैं उनको देखने गया, हाल चाल पूछने के लिए जी। 15-20 मिनट बैठा। मैं कहा अच्छा जी मैं चलूँ, हाल चाल पूछ के सब बात करके। तो छोटा सा मुझे छोड़ने आए 20 कदम। अच्छा अच्छा। तो मुझसे पूछ लगे कहाँ जा रहे हो? वो चंडीगढ़ जा रहा हूँ जी। बोले ठीक है जाओ। मैंने एक लाइन बोल दी, मैं कहा निश्चिंत होकर जाऊं? उन्होंने जवाब दिया कि हाँ तुझे मंत्री बना रहे हैं, निश्चिंत होकर जाओ। मैंने कहा भी इसलिए था, फ्रैंकली स्पीकिंग। वो भी समझ गए। हाँ, वो भी समझ गए। तो प्रभु कृपा से मुझे किसी के और को कहने की जरूरत नहीं पड़ी कि मुझे बनवाओ ना, मैंने कुछ सिफारिश लगाई। मालिक की कृपा थी, जनता का प्यार था, और देवीलाल परिवार का भाई मुझ पर। और अभी हम फरीदाबाद की राजनीति को लेकर के इनसे जो चर्चा शुरू कर रहे हैं, उसी में से अभी कुछ सवाल हमारे बाकी हैं, उन पर हम चर्चा केंद्रित करेंगे। फरीदाबाद में जो रैली हुई उसको लेकर के उसका आइडिया कैसे मन में आया आपको, वो मेरे को एक बार मैं बता रहा हूँ ना जी कि वो मैंने पहले 1 साल पहले, लगभग 9-10 महीने पहले कृष्णपाल जी से बात की थी, मैं कितने चाय पानी हमारे घर पी लो जी, बस इतनी बात हुई थी। फिर वो राजीव ने भी उनसे जिक्र किया, राजीव कत्याल ने भी, कि मंत्री जी हमारे वहाँ कुछ चाय पानी हो जाए किस दिन। तो वो कहने लगे भाई यहीं फरीदाबाद में पिला दो। बोल नहीं, पल पल पिलाएंगे जी आपको चाय अपने घर पे अपने पे। तो अब फिर वो नया साल था, अब वो फिर एकदम, हम कोई प्रिपेयर्ड नहीं थे जी जी। ये तो प्रभु की तरफ से कोई इशारा आया। मैं आस्तिक हूं और विश्वास करता हूं
जो सब कुछ हो रहा है करता तो मालिक है, हम तो उसके एक कारिंदे हैं। जी जी। हम सब करवाता तो प्रभु ही है। उन्होंने इशारा दिया और वो राजीव कत्याल गया कृष्णपाल जी पास, उन्होंने टाइम दे दिया और हमने पंजाबी धर्मशाला का टाइम लिया। जी जी। लेकिन वो जो टाइम तो लिया, लेकिन जो एक बात आई निकल करके, जो पोस्टर बैनर छपे, सबको नाराज नहीं किया? मैं बताऊं ना आपको जी। हमने पंजाबी धर्मशाला का समय लिया जी। मैंने 5 दिन में 503 या 4 फोन किए जी जी। और 35 गांव में लगभग गया, 35-40 30 और 40 के बीच में। कृष्णपाल की चाय का निमंत्रण देने के लिए? नहीं, लोगों के लिए, जलसे हाँ, के लोगों के लिए वो जलसा हो गया चाय उसके का। लिए। तो छठे दिन मुझे फोन आया उनके पीए का, बोल मंत्री जी इस रैली इसको रैली ना कर लें और आज मंडी में कर लें। मैंने कहा जी कोई बात नहीं है, मैं बैकआउट तो नहीं करूंगा। मैं जब समय ले लिया है राजीव ने तो पूरा करेगा और अनाज मंडी में सही। तो अनाज मंडी में रैली शिफ्ट हो गई जी। फिर मैंने 500 फोन और किए। जी जी। 500-600 फोन राजीव ने भी किए। कुछ गांव में वो गया, 50-60 गांव में मैं गया। फिर वो थोड़ा सा और लोग भी सहयोग लग गए पार्टी के जो। जी जी। तो सबने मिलजुल के नववर्ष में रैली हो गई जी। वो तो रैली इतनी बड़ी हो गई कि चौधरी कृष्णपाल गुर्जर की पिछले 11 साल में वो मंत्री रहे हैं। जी जी। 3 बार एमपी बने हैं, 3 बार मंत्री बने हैं। जी जी। इतनी बड़ी रैली मुकतिर जिसमें कृष्णपाल जी हों, इतनी बड़ी रैली उनकी ना फरीदाबाद में हुई, ना होडल में हुई, ना पलवल में हुई। बढ़िया हो गया मतलब। यानी अच्छा, लोग तो ये कह रहे थे भाई कत्याल तो बूढ़ा हो गया, जी जी, उसके बस की नहीं है। तो मुझसे राजीव कहने लगा पापा कि क्या कह रहे लोग, मुझे तुझे अपने पापा भरोसा है, रिकॉर्ड तोड़ देंगे सारे रैलियों का, अब चिंता ही मत करो, मुझ पे भरोसा रख। राजीव के कंधे पर हाथ रख दिया। और तुझे अपने आप पे भरोसा भी है तुझे? बोल हाँ मुझे भरोसा है। तो चिंता किस बात की है? आप 18 तारीख को देखना सारे रिकॉर्ड ध्वस्त होंगे रैलियों के। और वो हुआ। और वो हुआ। उसमें हमने किसी का देखो तो किसी से हमें लड़ाई नहीं है। नहीं ऐसा नहीं। अब जो फरीदाबाद में चल रहा है, मैंने जो बताया गुड़गांव का एग्जाम्पल दिया, आपको ये लगता है कि जो पार्टी के नेताओं के बीच फूट चल रही है, इसका असर फरीदाबाद के डेवलपमेंट पर पड़ेगा? आपको लगता नहीं है ऐसा? नहीं, मैं बताऊंगा आपको जी। अभी एक इंटरव्यू राजीव ने दिया, राजीव कत्याल ने, पिछले 3-4 दिन पहले जी। वो संजय मग्गू देश रोजाना चैनल पे आए, जी जी प्रसारित हुआ है वो जी। उसमें उससे पूछा संजय मग्गू ने, जो उसके मालिक हैं जी जी देश रोजाना के, कि जी बजट के बारे में क्या कहना चाहोगे जी? तो उन्होंने बताया कि भाई बजट जो है वो देश को आगे बढ़ाने वाला, विश्व गुरु भारत बनाने वाला, जो 2047 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं भारतवर्ष को विकसित भारत बनाने का जी। उसको, उस लक्ष्य को पूरा करने की दिशा पूरा करने वाला बजट है ये। इसमें हमारे पलवल के मंत्री ने भी अपने विचार रखे हैं, उसमें और नेताओं ने विचार रखे हैं। तो हमें किसी से लड़ाई नहीं है जी जी। अगर लड़ाई होती तो पलवल के मंत्री का नाम क्यों लेता जी जी। ये साबित होता है इसमें। मैं वो सिद्ध करना चाहता हूँ कि अपने इंटरव्यू में भी वो ये कह रहा है कि पलवल के मंत्री ने भी बजट पर अपने विचार रखे हैं। ठीक है दोस्तों जी। तो इसी तरह जी मैं भी कहना चाहता हूँ, जो बजट इस बार बना है जी जी भारतवर्ष का जी, जो निर्मला माननीय वित्त मंत्री महोदया निर्मला सीतारमण जी हैं, उनका ये 9वां मेरे ख्याल में बजट था जी लगातार। तो उन्होंने माननीय मोदी जी के परामर्श से, उनके निर्देश पर ये जो बजट बनाया, इसमें युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए और किसानों के लिए, सबको आगे बढ़ाने के लिए प्रावधान किए गए हैं। ऊर्जा की व्यवस्था जो फालतू पड़ेगी अगले इस 27 सालों, भविष्य की ऊर्जा जो पड़ेगी, उसको भी समावेश किया है इसमें बेरोजगारी दूर करने के लिए औद्योगिक निवेश, औद्योगिक विनिवेश भी, वो सारी बातें भी, और जो किसानों को सामर्थ्यवान बनाने के लिए, बेरोजगारी कम करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट्स हैं इसमें, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी और स्टार्टअप्स भी,
जो भारतवर्ष में लाखों स्टार्टअप्स शुरू हुए हैं माननीय मोदी जी के समय में। बजट के साथ साथ हाँ, एक भारत अमेरिकी ट्रेड डील को लेकर के पूरा विपक्ष आक्रामक है हाँ, और ये इसे भारतीय हितों के विपरीत बताया जा रहा है, किसानों के हितों के विपरीत बताया जा रहा है, अमेरिका के सामने घुटने टेकना बताया जा रहा है। कत्याल साहब क्या टिप्पणी करेंगे कम शब्दों मैं में? ये कहना चाहता हूँ कि ये जो डील किया है माननीय मोदी जी का, ये जो अपना व्यक्तित्व है वो ना झुकने का, वरना तो ये डील और 6-8 महीने पहले हो जाता, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, समझौता ऐसा करना है जिसमें इज्जत बरकरार है, भारतवर्ष की सिर ऊंचा रहे जी। तो उसमें आज जो डील हुआ है, अब 18% पे डील किया है ये जी मैक्सिमम, वो अब हमारे जो और आसपास के टैरिफ उनसे उन टैरिफ जो लगेगा जी। वो उनसे कम है। किसी का 25% है, किसी का 22% है, किसी का 20% है, तो उनसे कम है 18%। चलिए आपकी नजर में ये... अच्छा, दूसरी बात, अच्छा बहुत सी चीजें 0% पे भी हैं जी जी जो जिन पे कोई टैक्स नहीं लगेगा जी। अच्छा, कुछ जो ट्रेड करता है तो कोई लेना पड़ता है, कोई देना पड़ता है, तो कहीं सहूलियत, उनकी सहूलियत अमेरिका को वो सहूलियत दी है जिनसे भारत का नुकसान ना हो। डेयरी प्रोडक्ट है, गेहूं चावल है, जी या ऐसी जो चीजें हैं, मछली है, या उनमें हम आयात नहीं करेंगे जी उनसे, जी जी उनका निर्यात यहाँ नहीं होगा, जी जी होगा तो फिर वो उस पर टैक्स लगेगा। जी। हम जो निर्यात करेंगे हम पे वो टैक्स नहीं लगाएंगे, वो 0% का होगा। तो इस तरह इस डील में अमेरिका और भारत की डील में भारतवर्ष का सिर ऊंचा हुआ है और भारतवर्ष को बढ़त मिली है जी जी और जो मोदी जी का व्यक्तित्व है जी इसमें उसकी शान रखी गई है। मैं बताना चाहता हूं विपक्ष को एक खिलाड़ी के रूप में लेना चाहिए इस बात को कि इसमें भारतवर्ष का फायदा ज्यादा है। जी जी। इसमें आप ये चिंता ना करें, वो नुकसान होगा। एक अंतिम सवाल है, हरियाणा सरकार को लगभग 1.25 साल सत्ता में आए हुए हो गया है, नायब सिंह सैनी सरकार के कामकाज को लेकर के क्या कहेंगे? जो देखो, मनोहर लाल जी ने जो मुख्यमंत्री रहे 9.5 साल लगभग हरियाणा में जी, उन्होंने एक सेट किया विकास का, जी एक कीर्तिमान स्थापित किया, एक दिशा दी। जी जी उस दिशा पर चलते हुए भी और उसको आगे बढ़ाते हुए भी अब नायब सिंह सैनी जी ने इस 1.25 साल में अच्छा कार्य किया है और हरियाणा तरक्की की ओर है, उन्नति की ओर है। बेहतर हरियाणा बनाने के लिए और विकसित हरियाणा बनाने के लिए, देश में नंबर 1 की दिशा में हरियाणा बनाने के लिए वो पूर्ण से जुटे हुए हैं जी। और हरियाणा में ही नहीं, वो तो पंजाब में भी मदद कर रहे हैं। पंजाब के इलेक्शन में भी उनका योगदान दिखाई पड़ रहा है और हरियाणा को वो सबके साथ मिलकर, मनोहर लाल जी के साथ भी मिलकर और जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, मंत्री हैं, उनके साथ भी मिलकर, केंद्रीय मंत्रियों के साथ मिलकर और माननीय मोदी जी के निर्देश में वो और अमित शाह जी के निर्देश में वो पूरी तरह जुटे हुए हैं, दिन रात एक किए हुए हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हरियाणा प्रदेश निश्चित रूप से भारतवर्ष में एक शक्ति बनेगा कुछ दिनों में, ठीक, नायब सैनी जी के ठीक मार्गदर्शन में। दोस्तों, आपने पूर्व मंत्री सुभाष कत्याल को सुना। हरियाणा सरकार के कामकाज पर भी इन्होंने अपनी बात कही, केंद्र सरकार के बजट पर भी, अमेरिकी भारत ट्रेड डील पर भी इन्होंने बात की और सबसे बड़ी बात, जिस चर्चा को केंद्रित रखा हमने जिस विषय पर, वह फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र की इंटरनल पॉलिटिक्स, उसको लेकर के भी इन्होंने साफ साफ कहा कि जो चल रहा है वह सतही है, उसके अंदर कोई पार्टी के भीतर मनभेद जैसी बातें नहीं है और सभी कृष्णपाल गुर्जर केंद्र सरकार के साथ सहयोग कर रहे हैं, केंद्र सरकार से मिलकर फरीदाबाद के लिए जो अच्छा हो सकता है वह कर रहे हैं और बाकी जो मंत्री हैं वह राज्य सरकार के साथ मिलकर अच्छा कर रहे हैं। उन्होंने एक ही लाइन पर दोनों बातों को रखा है कि फरीदाबाद में फूट जैसी कोई बात नहीं है। चलिए, नववर्ष की रैली को इन्होंने बताया हम लोग फूट मान रहे हैं, ये हमारा विवेक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत धन्यवाद जी। जी जी।